अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सेशन का स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली फातिमा अवेलेबल नहीं था, तो ये वाला जो फोर्थ सेशन है ये मुझे करना होगा, और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो चीज़ें आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं उनको भी साथ कवर करने की कोशिश करूँ, और हम इसमें कोई नई चीज़ भी ऐड कर सकें। तो मुझे ये बताइएगा कि इस सेशन में कौन से लोग हैं जो कि फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, इसका स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले आई नो कि आप लोग टास्क मैनेजमेंट की एप्लीकेशन बना चुके हैं, बट इसको मैं कोशिश करता हूँ कि इससे स्टार्ट करें और इसमें हम ना स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेक्ट एप्लीकेशन बनाएं, उसमें ऑथेंटिकेशन ऐड करें, और साथ हम इसमें रीसेंट ईमेल भी ऐड करें कि अगर कोई बंदा साइन अप करता है तो उसको ईमेल भी सेंड हो। और इसके बाद अगर टाइम हुआ तो इंशाल्लाह इसको गिटहब के ऊपर हम अपलोड भी करेंगे। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ जी। ओके जी, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? ठीक है। अच्छा, इसको मैंने आप लोग ने सिर्फ ये करना है कि मुझे सिर्फ फॉलो करना है, और इस पर ज़रा फोकस रखना है। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए कि आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि बिल्कुल फ्रेश हैं और बिल्कुल वेब डेवलपमेंट को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि एक्चुअली हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है। तो हम वहां से कवर करते करते थोड़े से एडवांस टॉपिक में कवर करूंगा। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करना है यहाँ पे, न्यू फोल्डर, और हम इसको नाम दे लेते हैं जैसे टास्क। ये हमारे फोल्डर का नाम है, इसमें हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। सही है जी। इसके बाद कर्सर अपने सबने सबको सब जानते हुए कर्सर कौन है, तो कर्सर डाउनलोड कर लें आप, और कर्सर इंस्टॉल करके तो इसमें हम एक प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। सो बेसिकली कर्सर सेम है, जैसे VS कोड है वैसे कर्सर है, और हम इसमें एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं, वही फोल्डर जो मैंने अभी बनाया है टास्क नाम से। ओके जी, ये हमारा बिल्कुल एक एम्प्टी फोल्डर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक खाली फोल्डर क्रिएट किया, उसमें उसके बाद हमने कर्सर इंस्टॉल कर लिया, और कर्सर में हमने इस फोल्डर को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमने बेसिकली एक एप्लीकेशन बनानी है जिसमें हर बंदा अपने टास्क मैनेज कर सके। उसमें हमने ऑथेंटिकेशन भी ऐड करनी है, और उसमें हमने लॉगिन और साइन अप, और इसके अलावा ईमेल वेरिफिकेशन वगैरह वो सारा कुछ इसमें ऐड करेंगे, और ये प्रोजेक्ट हम बनाएंगे नेक्स्ट जेएस के अंदर। अच्छा, मन स्टैक और नेक्स्ट जेएस में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एक्चुअली नेक्स्ट जेएस अपग्रेडेड फॉर्म है रिएक्ट जेएस की ही, लेकिन आप नेक्स्ट जेएस के अंदर बैक एंड फ्रंट एंड सारा कुछ ऑल इन वन कोड कर सकते हैं। वरना आपको क्या करना पड़ता है कि वरना आपको रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट अलग बनाना पड़ता है, नोड जेएस का प्रोजेक्ट अलग बनाना पड़ता है। तो हम इसमें एक ही प्रोजेक्ट में दोनों काम कर सकते हैं। तो खैर, यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट ऐड करूंगा। कर्सर का अगर आप लोगों को आइडिया नहीं तो मुझे बता दें, मैं ताकि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, अगर किसी को कर्सर का आइडिया नहीं है तो प्लीज थम्स अप। तो कर्सर बेसिकली एक AI बेस्ड डेवलपमेंट टूल है जो कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, जैसे आप लोग VS कोड यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम कमांड लिखते हैं कि आई वांट टू क्रिएट एलिमेंट। अच्छा, अब हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट समझाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बता दी कि हमने टास्क मैनेजमेंट की एप्लीकेशन बनानी है, उसके बाद हम इसको समझाना भी है कि एक्चुअली इसमें क्या क्या होगा, किस तरह होगा, कौन सी इसमें टेक स्टैक यूज करेंगे, इन सब चीज़ों को आपने इसको अंडरस्टैंडिंग देनी है। इसको मैं बताता हूँ कि वी विल यूज नेक्स्ट डॉट जेएस विद राउटर। यूज
अच्छा, ये जो रीसेंड है, रीसेंड का मैं आपको बता देता हूँ कि ईमेल ईमेल को सेंड करने के लिए हमें कोई ना कोई लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ती है, तो इसके लिए हम रीसेंड यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी लोग इसके अलावा और भी लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे जेप्टो मेल है, वो यूज़ कर सकते हैं, ट्विलियो यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे रीसेंट यूज़ कर रहा हूँ। रीसेंट का मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि रीसेंट किस तरह से वर्क करता है एक्चुअली। recent.com ओपन करेंगे, यहाँ से गेट स्टार्टेड करेंगे और इसको साइन अप यूजिंग जीमेल कर लेंगे। अच्छा, मैं सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे कर रहा हूँ कि आप लोगों को ना जीरो से पता चल जाए, कि फ्लो का पता चल जाए कि कैसे कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे लॉग इन विद गूगल कर लेंगे ताकि जल्दी से साइन अप हो जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास ये अकाउंट लॉगिन हो गया। अब हम जाएंगे यहाँ पे एपीआई कीज में। एपीआई कीज में हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक नई एपीआई की क्रिएट कर लेंगे। इसकी एपीआई की को नाम देते हैं हम टास्क ऐप। ये एपीआई की यहाँ से कॉपी कर लेंगे और फिलहाल इसको हम अ, बाद में यूज़ करेंगे जब हमारे पास प्रोजेक्ट बन जाएगा। खैर, यहाँ पे हम एक डॉट ई की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। डॉट ई का मैं बता दूं कि जितनी भी हमारी कीज होती हैं वो सारी सारी डॉट ई के अंदर सेव होती हैं। तो यहाँ पे मैंने ये की सेव कर ली। खैर, फर्दर हम इसको देखेंगे कि ई में और कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे मैंने इसको बता दिया कि यूज़ रिसेंट फॉर सेंडिंग ईमेल्स व्हेन यूजर साइन अप। अच्छा, यहाँ पे हम कंफर्म ईमेल को कंफर्म नहीं करेंगे, जस्ट एक वेलकम ईमेल सेंड करेंगे, क्योंकि टाइम कम है। तो मैंने सिर्फ ये आपको समझाना है कि ईमेल सेंड कैसे होगी। सिर्फ जैसे यूजर साइन अप करेगा, साथ उसको हम एक वेलकम ईमेल सेंड कर देंगे। सेंड वेलकम ईमेल मोबाइल। अच्छा जी, तो हमने इसको बता दिया कि एक तो सिंपल आपने टास्क मैनेजमेंट की एप्लीकेशन बनानी है, और हम इसमें नेक्स्ट जेएस यूज़ करेंगे। फ्रंट एंड बैक एंड एक ही कोड बेस में होगा। मतलब इसमें हम रिएक्ट जेएस राउटर यूज़ करेंगे, और इसके अलावा हम रिडक्स रिडक्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे फॉर बेटर यूजर एक्सपीरियंस। रिडक्स स्टेटमेंट्स क्या होती है? रिडक्स स्टेटमेंट बेसिकली स्टेट मैनेजमेंट की लाइब्रेरी है। करती क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि समटाइम कुछ वेबसाइट्स आपने देखी होंगी कि अगर हम किसी एक स्क्रीन पे जाके दोबारा पहली वाली स्क्रीन पे वापस आए तो डेटा बार बार रीलोड होता है। जैसे आप लिस्ट ऑफ यूजर देख रहे हैं, और आपने किसी दूसरे पेज पे नेविगेट किया और वहां से दोबारा यूजर्स वाली स्क्रीन पे आ गए, तो यूजर्स दोबारा रीलोड होंगे, क्योंकि बार बार डेटाबेस को कॉल्स जाती हैं और डेटा बार बार लोड हो रहा होता है। तो रिडक्स स्टेटमेंट्स में एक्चुअली क्या होता है कि जो एक मतलब डेटा लोड हो जाता है, वो हम उसको ब्राउजर में ही स्टेट्स में सेव कर लेते हैं। और जब भी हम वापस उस पेज पे वापस आते हैं, तो हमारा हमें ऑलरेडी जो डेटा सेव होता है ब्राउजर के अंदर, वो हमें हमें फौरन मिल जाता है। वो दोबारा डेटा रीलोड नहीं होता, तो उससे यूजर का जो यूजर एक्सपीरियंस होता है वो बेटर हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें डेटा लोड नहीं होता। इसमें हम बैकग्राउंड में डेटा लोड करते हैं कि अगर डेटा कोई चेंज हुआ है, नया डेटा ऐड हुआ डेटाबेस में, तो हम उसको बैकग्राउंड में चेंज करेंगे। तो वी विल ओनली सेंड वेलकम ईमेल, और इसको उसको बता देते हैं कि वी विल यूज मोंगोडीबी। मोंगोडीबी, ओके। डिजाइन शुड बी वेरी। ठीक है जी, और इसमें कहते हैं कि इसमें हम फर्दर इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मेक श्योर टू राइट सॉरी माय कोड
रीयूजेबल कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि जैसे आपने एक बटन बना दिया, तो उस बटन आपको बार बार बटन का कोड नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि आप एक बटन का कंपोनेंट बना के रख लेते हैं और उसको उसी को जहाँ पे जरूरत पड़ती है यूज़ करते हैं। इसी तरह जैसे आपने एक इनपुट फील्ड बना के रख ली, टेक्स्ट इनपुट, और उसको जहाँ भी जरूरत पड़ेगी आप उसी को रीयूज करते रहेंगे। तो खैर ये बिल्कुल सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट है, इसको हम चला के चेक करते हैं। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट तो चलता रहेगा, और जो हम इसको बताया ये इसका काम ये कुछ 5 मिनट 10 मिनट लेगा इसको करते हुए। मीन वाइल अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है जो जो अभी तक मैंने बताया, तो आप पूछ सकते हैं, ऑडियो पे आगे पूछ सकते हैं। टेक्स्ट में ज़रा मुश्किल हो जाता है बताना, ऑडियो में आगे पूछें ताकि हम ताकि बाकी लोग जो हैं वो भी उनको भी समझ आ सके। जी, किसी का कोई क्वेश्चन जो अभी तक मैंने बताया है? अच्छा, जब तक ये कोड को राइट कर रहे हैं तब तक मैं आपको थोड़ा सा मोंगोडीबी का बता देता हूँ। देखिए, डिफरेंट तरह की डेटाबेसेस होती हैं। उसमें सीक्वल डेटाबेस भी आ जाती है, मोंगोडीबी नॉन सीक्वल डेटाबेस भी आ जाती है। सीक्वल डेटाबेसेस की बात करें तो उसमें ओरेकल है, एम एस सीक्वल है, माई सीक्वल है, पोस्टग्री सीक्वल है, और डिफरेंट तरह के डेटाबेस जो कि सीक्वल डेटाबेसेस में आती हैं। लेकिन जो मोंगोडीबी है वो नो सीक्वल है, इसी तरह फायरबेस है वो नो सीक्वल में आती है। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि सीक्वल डेटाबेसेस कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए अच्छी होती हैं, वहाँ पे हम जॉइंस लगा सकते हैं और डिफरेंट तरह के काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सिंपल प्रोजेक्ट्स हैं, सिंपल एप्लीकेशन हैं, तो आप वहाँ पे मोंगोडीबी यूज़ करें। मोंगोडीबी ज़रा फास्ट होती है, सीक्वल ज़रा स्लो होती है। तो ये ज़रा दोनों में डिफरेंस है। मोंगोडीबी को अगर आप लोगों ने लोकल पे चलाना है, तो उसके लिए आपको मोंगो कंपस डाउनलोड करना पड़ेगा। ये सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर होता है, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें सिंपल। इसको लॉग इन करेंगे तो ये इस तरह से आपको कुछ व्यू देगा। बल्कि इसको मैं, सॉरी, इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। तो जब आप कंपास को आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह से लुक आएगी इसकी। हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक नई डेटाबेस क्रिएट करनी है। हम उसको डेटाबेस का नाम दे देते हैं टास्क। तो डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, इसको सेव एंड कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक टास्क की डेटाबेस सेव हो गई है। सही है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। ये डिफॉल्ट इसकी फाइल्स है, डेटाबेसेस पड़ी हुई हैं, लेकिन हमने कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी कर ली। इस कनेक्शन स्ट्रिंग को एक्चुअली हमने यूज़ करना है यहाँ पे इसको। अम, ये खैर उसने खुद ही लोकल होस्ट को सेव कर दिया हुआ है, तो हम इसको ही यूज़ करेंगे। ठीक है, उसने मोंगोडीबी यूआरएल के अंदर ऑलरेडी टास्क के नाम से कर दिया, और हमने भी इसका नाम टास्क टास्क ही रखा है। और हमने नाम जरा गलत लिख दिया, उसको सेट कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा आ गया। अच्छा, ये जो हमने रिसेंट की एपीआई की ऐड की थी, उसकी उसने नाम चेंज किया है, उसने कैपिटल में उसको ऐड कर दिया। उसने पुराने वाले को रिमूव कर दिया और नया ऐड कर दिया। हम इसको कीप करेंगे तो ये फाइनल हमारे पास कोड आ जाएगा इसमें। तो हमने कोड भी हमने लिख लिया, और साथ हमने डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया यहाँ पे। अब हमने डेटाबेस का यूआरएल ईएनवी के अंदर भी ऐड कर दिया। ईएनवी मैं अगेन बता देता हूँ कि ईएनवी के अंदर आपके पूरे प्रोजेक्ट की जितनी भी कीज होती हैं और वेरिएबल्स होते हैं, वो सारे सारे हम डॉट ईएनवी में रखते हैं।
इसको थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि ये कोड लिखना कोड लिख ले। अच्छा, जब तक हम क्या करते हैं कि हमने अपनी CMD ओपन करनी है बेसिकली। मैं इसको क्लोज करता हूँ, अगेन ओपन कर लेते हैं। अब हमने वहां पे आना है जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। एक्चुअली मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि इससे पहले जो सेशंस हुए थे लोगों को ये भी एक्चुअली समझ आ रही थी कि कमांड लाइन के अंदर हम उस फोल्डर तक गए कैसे हैं। तो मैं इसलिए बिल्कुल एक स्क्रैच से आप लोगों को डेमो दे रहा हूँ क्योंकि फातिमा अवेलेबल नहीं था। तो मैंने सोचा कि जरा इसको बिल्कुल जीरो से पहली वाली चीज़ों को भी साथ रिवाइज किया जाए। तो हम डी डी ड्राइव में जाके CD करके डेमो के फोल्डर में आ गए, डेमो से हम जाएंगे आगे टास्क से हमारा फोल्डर है, यहाँ पे जाएंगे। अब हम यहाँ पे आ गए। अच्छा, वैसे तो जो React JS की एप्लीकेशन होती हैं तो वहाँ पे आपको npm करके तो सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ता है। पैकेजेस से मुराद ये कि हम अपने प्रोजेक्ट में जो भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं, जैसे हमने रिसेंट की लाइब्रेरी यूज की है, तो अगर आपने इनके पैकेजेस को इंस्टॉल करना है तो npm i करना पड़ेगा। तो पैकेजेस डॉट जेएसएन के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी, जितने भी पैकेजेस होंगे, सारे सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये खुद ही इंस्टॉल भी करके दे रहा है हमें पैकेजेस वगैरह। npm इंस्टॉल npm इंडिपेंडेंसी भी कर रहा है साथ, तो इसलिए हमें यहाँ पे ये नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी का क्वेश्चन है, कोई चीज़ है, कोई सजेशन है, तो आप साथ साथ डिस्कस कर सकते हैं कॉल पे आके ना। सर इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाकी को? जी जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी, रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी नेक्स्ट इंशाल्लाह। अच्छा, मीनवाइल आपको थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाएं, डेफी लैब्स स्लैश कैरियर पे, तो आप लोग यहाँ पे इंटर्नशिप्स नजर आ जाएंगी। हम लोग इंटर्नशिप स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा 10 जुलाई से इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है। इसमें वेब डेवलपमेंट की भी है और भी काफ़ी सारी इंटर्नशिप्स हैं। ये फुल टाइम रोल भी है और इसके अलावा डेवऑप्स की इंटर्नशिप भी है, ग्राफिक डिजाइनिंग की भी है, डिजिटल मार्केटिंग की है, मन स्टैक की है, और इसके अलावा है जी SK की इंटर्नशिप है, और ब्लॉकचेन की इंटर्नशिप भी है आई थिंक सही। और भी इसके अलावा भी है। अ, हाँ, बस ये इंटर्नशिप्स हैं। तो आप लोग यहाँ पे जाके लाजमी अप्लाई करें। और इंशाल्लाह ये 6 वीक की इंटर्नशिप प्रोग्राम है। 2 आवर्स पर डे आप लोग इसमें वर्क करेंगे, और एट द एंड ऑफ दिस इंटर्नशिप यू विल गेट सर्टिफिकेशन। और इसके अलावा जो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको हम फुल टाइम रोल रोल में ऑनबोर्ड भी करेंगे, परमानेंट जॉब में। तो इस पे आप लोग लाजमी अप्लाई करें। ये चूंकि हमने बहुत सारी चीज़ें एक साथ उसको बता दी हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है इसको कंप्लीट करते हुए। मैं तब तक मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर का बता देता हूँ। ENV का मैंने आपको बता दिया कि सारे सारे वेरिएबल्स आपने ENV में सेव करने हैं। इसके अलावा हमारे पास पैकेज JSON की फाइल होती है। यहाँ पे जो भी आप पैकेजेस इसमें यूज़ कर रहे हैं सारे सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसमें इसने रिडक्स टूल किट ऐड कर दी जो कि रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। बिग यूज़ किया जो कि जब जो भी पासवर्ड हम डेटाबेस में सेव करते हैं वो हमेशा इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, तो उसके लिए हम बिग यूज़ करते हैं। और भी इंक्रिप्शन की लाइब्रेरीज होती हैं, लेकिन बिग कहता है ये क्या करता है, ये वन वे इंक्रिप्शन होती है। मतलब ये मतलब डिक्रिप्ट नहीं हो सकता। और मोंगोज हम यूज़ कर रहे हैं मोंगोडीबी के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट नेक्स्ट ओथ यूज़ कर रहे हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, और ये इस तरह रिसेंड और बाकी चीज़ें।
जोड यूज़ करते हैं हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए। जैसे आप लॉगिन में ईमेल ऐड करते हैं और ईमेल अगर आपकी फॉर्मेट उसका इनवैलिड है तो हम इन जोड जैसी लाइब्रेरीज के साथ उसको वैलिडेट कर सकते हैं। तो खैर ये अभी ये इन्हीं पैकेजेस को भी इंस्टॉल कर रहा है। इसके साथ रीडमी फाइल में क्या होता है, आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो इसमें ऐड कर देते हैं। और गिट इग्नोर क्या करता है, गिट इग्नोर ये होता है कि आप लोगों को गिटहब का किसको आइडिया नहीं है। गिटहब का सबको आइडिया है, अच्छा इंशाल्लाह आपको आइडिया नहीं है। तो खैर गिटहब क्या होती है कि जैसे अब ये कोड है, तो ये तो मेरे लोकल सिस्टम है, मैंने कोड जनरेट किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे साथ दूसरी टीम भी इस पे वर्क करे या मैं इस कोड को ऑनलाइन कहीं सेव कर दूँ, तो उसके लिए हम गिटहब यूज़ करते हैं। तो गिटहब के अंदर हम सारी फाइल्स को सेव नहीं करते, बल्कि कुछ फाइल्स को सेव करते हैं। जैसे नोड मॉड्यूल्स हैं, इनको हम गिटहब पे अपलोड नहीं करते क्योंकि इनका साइज बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इसका शॉर्ट सा एक इंट्रोडक्शन है। बाकी सोर्स की फोल्डर के अंदर आपके ऐप कंपोनेंट्स वगैरह लाइब्रेरीज ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। स्टोर के अंदर आपका रिडिक्स स्टोर उसकी फाइल्स पड़ी होती हैं। और दैट्स इट, आई थिंक इसने सारा कुछ कर दिया है। अब देखते हैं कि हम उसको सॉरी अच्छा, जिसने सर्वर को रन नहीं किया उसने सारा कुछ इंस्टॉल कर दिया, डिपेंडेंसीज वगैरह। अब हमने सर्वर को रन करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे npm run dev। ये कमांड है जो कि सर्वर को इस कोड को 3000 पोर्ट पे रन कर देगा। अब हम वापस आते हैं और देखते हैं कि रन हुआ कि नहीं हुआ। इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। अब देखेंगे इसने सारा कुछ कर दिया है। इसने हमें एक तो मतलब लॉगिन वगैरह का फ्लो बना दिया, साथ उसने रजिस्टर भी कर दिया है। अब यहाँ पे हमने रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों को ईमेल दिखाता हूँ अगर तो इसने भेजी तो। ठीक है जी, हमें ईमेल भी रिसीव हो गई है। वेलकम एम्प्रेडर, थैंक्स फॉर साइन अप, योर अकाउंट इज रेडी, स्टार्ट मैनेजिंग योर टास्क और ईमेल कंफर्मेशन विल बी एडेड इन द फ्यूचर। उसने उसी कंटेंट को रख के तो ईमेल बना दिया। अब जैसे मैंने साइन अप किया साथ उसने मुझे इसी के अंदर लॉगिन भी कर दिया है। अब यहाँ पे मैं अपने टास्क ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि ठीक है जी, इसने टास्क भी ऐड कर दिया है। इसने टास्क ऐड कर दिया, सही है। तो सेशन वन, इस टास्क को हम अगर कंप्लीट करेंगे तो इसने इसको मार्क एज कंप्लीट भी कर दिया, डन भी कर दिया। अब हम देखते हैं कि इसने सारे काम यहाँ पे ठीक कर दिए। हमने एक तो साइन अप कर लिया, साइन अप करने के बाद हमें ईमेल भी रिसीव होगी वेलकम की, और उसके बाद हमें उसने लॉगिन करके और साथ हमने टास्क भी ऐड कर लिया। हमने देखना है कि ये वाकई टास्क डेटाबेस में ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो हम जाएंगे मोगोस के पास और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे टास्क न्यू को। तो यहाँ पे देखें इसने इसके अंदर एक टास्क के नाम से डेटाबेस सेव की है और यहाँ पे मेरे टास्क सेव हो गए हैं। यूजर्स में जाऊंगा तो मुझे अपने यूजर्स भी नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, पासवर्ड देखें तो आपने जब भी पासवर्ड यहाँ पे एंटर किया है उसको उसने इंक्रिप्ट कर दिया है। किस पैकेज के साथ, बिक्रिप्ट पैकेज के साथ, जो कि हमारे पैकेजेस डॉट जेएसएन के अंदर मौजूद है। और साथ ही उसने टास्क के लिए एक अलग से बना दिया, एक फोल्डर बना दिया, कलेक्शन बना दी, इसको हम कलेक्शन कहते हैं। और इस कलेक्शन के अंदर अगर आप देखें 2 टास्क पड़े हुए हैं और
पहले टास्क का जो कंप्लीटेड है वो फॉल्स है और सेकंड का ट्रू है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर इसने डिसाइड किया, ये इसने खुद ही डिसाइड किया। एक्चुअली अभी का ये सीन है कि हर बंदा तकरीबन अपनी वेब एप्लीकेशन बना सकता है क्लाउड वगैरह के साथ हो या कर्सर के साथ, मतलब एआई के साथ। लेकिन जो सबसे ज्यादा फोकस है ना, वो आपको इन चीजों का मिलना चाहिए कि ये चीजें, इन चीजों की क्या, इसकी क्या वैल्यूज हैं, इसको कैसे अपने सेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमने यहाँ पे अपने डेटाबेस का स्ट्रक्चर सही सेट नहीं किया हुआ और बाद में हमें कोई एडवांस इसमें मॉड्यूल्स ऐड करने पड़ते हैं, एडवांस फीचर ऐड करने पड़ते हैं, तो अगर स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा तो हम यहाँ पे स्टक हो जाएंगे। तो इसलिए जब आपने एक्चुअल में कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है तो सबसे पहले आपने उसके उसके आर्किटेक्चर पे फोकस करना है, उसके स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, डेटाबेस को देखना है, डेटाबेस को हम कितना नॉर्मलाइज कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन से मुराद ये होता है कि कितना उसको सब कलेक्शंस में, सब टेबल्स में डिवाइड कर सकते हैं कि हमारी डेटाबेस फुली फ्लेक्सिबल रहे, उसमें बाद में कोई डेडलॉक्स ना आए, उसमें कोई नया मॉड्यूल ऐड करें तो कोई बॉटलनेक ना हो। तो खैर ये बिल्कुल सिंपल सी इसने एप्लीकेशन बना दी है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, अच्छा यहाँ यहाँ तक हमारा काम हो गया। इसके बाद हमने देखना है कि इसमें और कौन सी चीज़ ऐड करी जा सकती है। अब हम एक इसमें नया मॉड्यूल ऐड कर लेते हैं जी। एक तो हम ये देखते हैं कि ये वैलिडेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, और अब देखिए उसने वैलिडेशन ऐड तो की हुई है लेकिन वो प्रॉपर नहीं आ रही। इसके अलावा मैं इसको इस तरह से, इसकी मैं ज़रा यूआई ज़रा थोड़ी सी सेट करना चाह रहा हूँ, और इसमें हम कुछ ना कुछ कोई ग्राफ्स वगैरह ऐड करते हैं कि हमने टोटल कितने टास्क ऐड किए, उसमें से कितने कंप्लीट हुए, थोड़ा इसका व्यू अच्छा करते हैं। इस स्क्रीन का, इसका यहाँ से यूआरएल ले लेंगे जिस स्क्रीन का हमें इसको बताना है, और यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे जाके हम एक नया थ्रेड स्टार्ट करते हैं, इसका यहाँ पे रेफरेंस देते हैं। मैं इसको कहता हूँ कि प्लीज इम्प्रूव डिजाइन, न्यू टास्क ऐड should be via modal, add and edit should be add client side location। और इसमें और क्या कर सकते हैं, add the edit। आपने जब भी एलएलएम से या एआई से वेब डेवलपमेंट करवानी है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना, तो हमें सबसे पहले इसका एक सिंपल वर्जन क्रिएट करना होता है जिसको हम एमवीपी भी कह सकते हैं। अभी हमने सबसे सिंपल वर्जन क्रिएट किया, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करेंगे कि इसको हम अगर एक प्रोडक्ट की शेप देना चाह रहे हैं तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करते जाएंगे। बाय द वे, जिस तरह हमने ये सिंपल सा एक टास्क मैनेजमेंट का मॉड्यूल क्रिएट किया है, आप लोग इस तरह के छोटे छोटे टूल्स बना के ना तो उसको पब्लिश कर सकते हैं प्रोडक्शन में। और इवन के हम इस तरह के भी टूल्स बना सकते हैं कि जैसे जिसमें साइन अप ना करना पड़े, सिंपल 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 टूल्स हों जैसे टास्क में ना। तो हम इस तरह का टूल बना सकते हैं कि ये टास्क डेटाबेस की बजाय सिर्फ ब्राउजर की मेमोरी में सेव हो जाए। और अगर 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 मुझे क्विकली कहीं कोई टास्क ऐड करने हैं काम करते हुए, तो सिंपल मैं इस वेबसाइट को ओपन करूँ और यहाँ पे सिंपल मैं डायरेक्टली टास्क ऐड कर लूँ, बजाय मुझे लॉगिन साइन अप वगैरह इनके चक्कर में पड़ना हो। तो इस तरह की क्विक ऐप हो सकती है। इसके अलावा जैसे पीएनजी टू जेपीजी कन्वर्टर होने चाहिए जो कि अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है। और इसके अलावा स्टिकी नोट्स, ऑनलाइन स्टिकी नोट्स, उसके टूल्स हो सकते हैं। तो इस तरह के टूल्स बना के ना आप सिंपल उसको पब्लिश करके वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, जो कि पीएनजी टू जेपीजी कन्वर्ट करके तो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं कि सिर्फ साइड पे एक ना गूगल का ऐड चला देते हैं, तो और उसमें एक प्रीमियम का ऑप्शन रख देते हैं कि अगर आपने वो ऐड रिमूव करने तो उसको प्रीमियम करवा लें।
अच्छा जी। अब देखें इसने इम्प्रूव कर दिया यूआई को ना। हम इसमें न्यू टास्क करेंगे तो वो उसको मोडाल को अंदर ओपन कर रहा है। मोडाल के अंदर इसको हम करते हैं तो उसने यहाँ पे वैलिडेशन भी ऐड कर दी है जो कि पहले नहीं थी। और साथ ही इसने ये भी वैलिडेशन ऐड कर दी है कि मैक्सिमम कितने करेक्टर आप इसमें एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा उसने ये भी बता दिया कि टोटल टास्क कितने हैं, टू डू में कितने पड़े हैं, डन कितने हो गए हैं। बड़ी सिंपल से इसने एक एप्लीकेशन बना दी है और यहाँ पे उसने एक एडिट का बटन भी लगा दिया। अच्छा, इसमें एक और काम करते हैं कि देखें, अब ये जो इसने काम करना था वो तो कंप्लीट कर दिया। हम ना इसको एक नया ओपन करके, नई टैब ओपन करके वहाँ पे मजीद भी साइड बाय साइड भी चीज़ों को, मजीद चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जैसे इसी स्क्रीन का यूआरएल ले लेते हैं, उसको कहते हैं कि जी एड सम ग्राफ्स। सॉरी, सम कहते हैं सम ग्राफ्स। आपने कोशिश ही करनी है कि जैसे एक ही स्क्रीन से रिलेटेड दो दो अलग अलग हम दो अलग अलग एजेंट ना रन करें, मतलब कि दो अलग अलग थ्रेड ना ओपन करें, कि दोनों जो है वो एक ही स्क्रीन पे काम करें। उससे क्या होगा कि एक तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे कोड के अंदर। हमें कोशिश करनी है कि अगर आप नया एक थ्रेड ऐड कर रहे हैं, नया एजेंट ऐड कर रहे हैं, तो उसको एक अलग मॉड्यूल पे ऐड करें। जैसे हमने चार्ट्स का भी इसको बोल दिया, अब देखते हैं कि चार्ट कंप्लीट करता है कि नहीं करता। खैर, इसको दूसरे को भी हम कंप्लीट होने का टाइम देंगे। और इसमें एक और चीज़ ऐड कर देते हैं। वी नीड टू हैव अ सेटिंग स्क्रीन फॉर पासवर्ड। अभी हमारे पास दो एजेंट रन हो रहे हैं, एक तो चार्ट्स एंड स्टैट्स से रिलेटेड है और दूसरा पासवर्ड चेंज का भी इसमें डिलीट कर रहे हैं। अच्छा, जब तक ये हो रहे हैं साथ में आपको गिटहब का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि गिटहब के हम गिटहब पे कोड कैसे अपलोड करेंगे। वापस जाते हैं इसी के अंदर और गिटहब ओपन करते हैं, ठीक है। गिटहब को भी आपने साइन इन कर लेना यूजिंग जीमेल। जी, तो ये आपके पास एक नया गिटहब का अकाउंट आ गया। अब यहाँ पे हम एक नई रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे। इसका नाम हम रख लेते हैं टास्क। और इसको हम पब्लिक रहने देते हैं। पब्लिक में इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसको बाद में देख सकें, लेकिन अगर आपका कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट है तो उसको हम यहाँ से प्राइवेट कर देंगे।
अच्छा, जैसे आप एक नई गिटहब का रेपो क्रिएट करेंगे तो साथ ही आपको ये वाली कमांड्स भी मिल जाएंगी। इन कमांड्स को यूज़ करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले इस कमांड को रन करते हैं। जैसे मैं गिटहब के अंदर आता हूँ, सॉरी सीएमडी के अंदर आता हूँ, इसको मैं प्रोजेक्ट को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसका हम जरा थोड़ा क्लियर करके स्क्रीन को साफ कर देते हैं, CLS और यहाँ पे वो कमांड ऐड करते हैं। ठीक है, ये पहली कमांड होगी। अब इसके अंदर दूसरी कमांड से हम क्या करेंगे कि गिट को इनिशिएट करेंगे। इसके बाद इसमें रीडमी ऐड करेंगे। रीडमी तो ऑलरेडी एडिट है, बट स्टिल हम इस कमांड को के फ्लो को फॉलो करते हैं। बस कमिट ऐड मैसेज ऐड करेंगे। इसके बाद हम बता देंगे कि हम हमारी जो डिफ़ॉल्ट ब्रांच है वो मेन होगी। तो इसके बाद हम इसमें ये रिमोट सेट कर देंगे और इसके बाद हम इसमें कोड को पुश कर देंगे। अच्छा, इसमें एक मसला आएगा, अभी इस कोड को पुश नहीं करने देगा। उसकी रीज़न क्या है कि आपके अकाउंट, आपका जो सिस्टम है वो गिटहब के साथ ऑथेंटिकेटेड नहीं है। तो इसको हम ऑथेंटिकेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसने ऑथेंटिकेट करके कोड को पुश कर दिया। अब अगर हम गिटहब में आते हैं, इसी रेपो में आते हैं और उसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हमारी रीडमी की फाइल आ गई है, लेकिन हमारा भी अभी तक कोड नहीं आया है। कोड को यहाँ पे लेके आने के लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा इस जगह पे, और यहाँ पे इस कोड को पुश कर देंगे। अभी जाते हैं वापस यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे सारे का सारा कोड हमें यहाँ पे मिल गया। सही है जी, तो हमारा सारा कोड भी यहाँ पे आ गया। जो मैंने आपको बताया था कि जो रीडमी की फाइल है, रीडमी की फाइल के अंदर आप जो भी चीज़ें ऐड करेंगे वो सारी सारी आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरीके से ये डॉक्यूमेंटेशन होती है बेसिकली। और इसके अलावा गिटहब का थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ से आप इसमें मजीद ब्रांचेस भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेन ब्रांच है, यहाँ पे आपका मेन कोड पड़ा हुआ है। इसके अलावा आप एक इसमें डेवलपमेंट की ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। और डेवलपमेंट की ब्रांच में कोड कहाँ से आएगा, सोर्स क्या होगा, मेन की ब्रांच होगी, वही कोड इसमें कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे दो दो कोड आ गए, दो ब्रांचेस आ गए, सॉरी। और इसके बाद हम एक और भी काम कर लेते हैं, वर्सल। वर्सल बेसिकली एक टूल है जिसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करते हैं ताकि उसको हम लाइव कर सकें। तो इसको भी हम गिटहब के साथ लॉगिन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ये करते हैं कि फिलहाल ना हम इसको, अब ये क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हम इसको बात के लिए रख लेते हैं। सिंपल आपने करना क्या है, यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह ऐड करके, तो आपने करना क्या है कि इसको जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें अपने गिटहब से कनेक्ट कर लेना। तो गिटहब के साथ जब ये कनेक्ट हो जाएगा, तो जब भी आप इसमें गिटहब को कोड पुश करेंगे तो साथ ही वो लाइव हो जाएगा। आपको यूआरएल मिल जाएगा जहाँ पे आप इस कोड को व्यू कर सकते हैं। वर्सल के ऊपर इंशाल्लाह हम एक अलग से सेशन रखेंगे जिसमें हम वर्सल में गिटहब को कॉन्फ़िगर करना, और उसके बाद उसमें डोमेन की कॉन्फ़िगरेशन और एक्चुअल डोमेन पे प्रोजेक्ट को लाइव करना, उसके लिए हम एक अलग से सेशन रखेंगे। तो फिलहाल सिर्फ मैंने आपको आइडिया दी है कि आप वर्सल जो है उसको यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को लाइव भी कर सकते हैं। तो वापस आते हैं कोड के अंदर। आई थिंक वो टास्क कंप्लीट हो गए होंगे। अच्छा जी, वी नीड टू हैव अ सेटिंग स्क्रीन फॉर चेंज पासवर्ड। इसने सेटिंग स्क्रीन भी कंप्लीट कर दी। इसके अलावा चार्ट्स का भी इसने काम कर दिया। हम जाते हैं वापस ब्राउज़र के अंदर, उसको रन करते हैं।
इस एप्लीकेशन को। और यहाँ पे वो कह रहा है सर्वर एरर, क्योंकि हमने इसको बंद कर दिया था। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब भी आपने कोई बड़ी चेंजेस करनी है ना कोड के अंदर, तो आपने इसमें कमांड देनी है npm run build। इससे क्या होगा कि इसमें इससे आपकी प्रोजेक्ट की जो बिल्ड है वो दोबारा बनेगी। एक्चुअली आपका जो ब्राउजर है वो बिल्ड के फोल्डर में से प्रोजेक्ट को रन करता है। तो यहाँ से एक्चुअली हम उसको उसकी बिल्ड का फोल्डर क्रिएट करें। बिल्ड का फोल्डर होता है बेसिकली डॉट नेक्स्ट के नाम से एक फोल्डर क्रिएट होता है यहाँ पे, जैसे डॉट नेक्स्ट। तो ये दोबारा उसको रिफ्रेश कर देगा नई चेंजेस के लिहाज से। और यहाँ पे अगर कोई एरर होगी तो वो भी आपको पता चल जाएगी कि हमारे कोड के अंदर कोई एरर आई है कि नहीं आई। समटाइम ऐसा होता है कि आप लोग प्रोजेक्ट को लाइव कर रहे होते हैं, लेकिन आपके लोकल पे तो प्रोजेक्ट चल रहा होता है लेकिन लाइव पे प्रोजेक्ट नहीं चलता। तो एक्चुअली आपने एक मतलब बिल्ड करके उसको देखना होता है कि उसकी बिल्ड सक्सेसफुली बन रही हो। अभी हमारी बिल्ड कंप्लीट हो गई है। अभी यहाँ पे हम कमांड देते हैं npm run dev। ठीक है, उसने इसको 3000 रिपोर्ट पर रन कर दिया है। वापस आते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है जी। अब ये देखें इसने कितना जबरदस्त बना दिया है। अब इसमें देखते हैं कि रिडक्स जो है वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। रिडक्स का मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल ये मेरे टास्क एक मतलब लोड हो गए हैं, ठीक है। और मैं जाता हूँ सेटिंग की स्क्रीन पे। यहाँ से वापस मैं बैक टू टास्क आता तो वो दोबारा लोड करता है कि नहीं करता। अब देखिए उसने लोड नहीं किया, बल्कि एकदम से मुझे टास्क नजर आए, डेटाबेस उसने लोड नहीं किए। जबकि मैं जब फर्स्ट टाइम आया था तो उसने बताया, उसने यहाँ पे एक लोडर शो किया था, लोडिंग टास्क। लेकिन अगर मैं अभी जिस सेटिंग की स्क्रीन से यहाँ पे वापस आ रहा हूँ तो उसको फौरन लोड कर रहा है, उसमें लोडिंग टास्क वाला नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा इसमें रिडक्स भी ठीक काम कर रही है। सही है जी। और बाकी चीजें देख लेते हैं। इसने टास्क भी इस तरह से भी कंप्लीट कर दिया। एक नया टास्क ऐड करके चेक कर लेते हैं। फाइनल टेस्ट टास्क, सॉरी, डिटेल्स अबाउट फाइनल टास्क। ठीक है जी, फाइनल टास्क भी ऐड कर दिया और हमारे टास्क कंप्लीट भी हो चुके हैं। और उसके बाद हमें हमारे पास स्टैट्स भी आ गए हैं और एक्टिविटीज वगैरह वगैरह भी आ गई हैं। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम आप लोगों का ज़्यादा लगेगा, 10-15 मिनट, लेकिन इसमें आप लोगों को समझ आएगी कि इसको हमने प्रोडक्ट की शेप कैसे देनी है। अब देखें, आपने टास्क मैनेजमेंट की एप्लीकेशन तो बना दी और ये कंप्लीट एप्लीकेशन है। मतलब ये कि अगर आपने डेली डेली अपने टास्क ऐड करने हैं, इसको मैनेज करना है, तो ये एक कंप्लीट एप्लीकेशन बन गई है। सिंपल अपने यहाँ पे अपने टास्क एज अ रिमाइंडर नोट कर लेंगे कि भाई मैंने ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, और सिंपल यहाँ पे ऐड करते रहेंगे। ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि यार अब ये जो एप्लीकेशन है ये बाकी लोग भी यूज़ कर सके। इसको मैंने लाइव करना है और हर बंदा आके इसको साइन अप करके लॉग इन करके इसको यूज़ कर सके। और जाहिर बात है कि इसका पहले कोई लैंडिंग पेज होना चाहिए जहाँ पे मैं इसको बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन के फीचर्स क्या क्या हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको कहते हैं कि वापस आते हैं और एक और ऐड करते हैं। we need to add a beautiful landing page for this task app. The target is to make uh, SaaS। SaaS का पता होगा आप लोगों को, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मतलब अगर आप कोई ऐसा टूल बना के उसको लाइव कर देते हैं जिसके ऊपर आगे लोग साइन अप करें और पेमेंट्स करें और लॉग इन करें, हर बंदा उसको यूज करे, तो हम उसको SaaS बेस्ड प्रोडक्ट कहते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कहते हैं। और इसके बाद हम उसको क्या देते हैं कि ऐड सम, बाकी इसको रहने देते हैं। सिंपल इसका एक फिलहाल पेज ही बनवाते हैं उससे। और
देखते हैं क्या बनाते हैं। अभी हमने एक लैंडिंग पेज बनाया है। अच्छा, लैंडिंग पेज के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप जो करना होगा वो ये करना होगा कि इसके अंदर डेफिनेटली हमें एसईओ को इनेबल करना होगा, ताकि हमारी जो एप्लीकेशन है जब लाइव हो तो ये सर्च इंजन्स की सर्च में आ सके, वहाँ पे रैंक कर सके। तो उसके लिए हमें इसमें एसईओ से रिलेटेड सारी सेटिंग्स ऐड करनी होगी, जिसमें एसईओ टैग्स होते हैं, मेटा टैग्स होते हैं, कीवर्ड्स वगैरह होते हैं, डिस्क्रिप्शन होती है, वो चीज़ ऐड करनी होगी। तो वो इसके बाद इंशाल्लाह करते हैं। अभी तक अगर क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें। सर सेशन की रिकॉर्डिंग कहाँ मिल सकती है? लिंक इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड करके ना आपसे लिंक शेयर कर देंगे। ओके सर। इसमें आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करें कि अभी हमने जो फाइल्स में चेंजेस किए हैं या जो इसमें टास्क ऐड किए हैं, ये न्यू चेंजेस ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना आपको ये चेंजेस नजर आ रही हैं कि इसमें ये चेंज हो रहा है। अगर आप किसी चीज़ पे क्लिक करें तो वो साथ आपको बता भी देगा कि कहाँ पे कौन सी फाइल में क्या डिफरेंस आया है। ठीक है, तो बेसिकली ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसमें गिटहब ऐड कर लिया है। गिटहब में क्या होता है कि जो पुरानी चेंजेस आपने कोड पुश कर दिया था वो तो चला गया, लेकिन इसके बाद आप जो भी फर्दर चेंजेस करेंगे तो वो यहाँ पे आपको शो होती रहेंगी। इससे होता क्या है कि आप कोड को तब पुश करते हैं जब आप एक फाइनल चेंज कर लेते हैं। मतलब एक मॉड्यूल को आपने फाइनली कंप्लीट कर दिया, उसको अपने साथ ही पुश कर दिया एज अ फाइनल वर्जन ऑफ कोड। लेकिन उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हम एक नए मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, हम एक लैंडिंग पेज पे काम कर रहे हैं और उसके लिए हम कोड में चेंजेस करते जा रहे हैं। तो एक्चुअली होगा क्या कि अगर अगर तो जो नया मॉड्यूल है वो फाइनल है आपकी तरफ से, तो इसका हम कोड पुश कर देंगे। लेकिन अगर उसमें उसने कोड फाइनल नहीं है बल्कि उसमें कोई बग्स हैं और हमने इस कोड को या चेंजेस को डिस्कार्ड करना है, तो हम सिंपली यहाँ से रिवर्ट चेंजेस कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो फाइनल वर्जन ऑफ कोड है वो बिल्कुल सेफ साइड पे रहेगा। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि अगर आप इसको मैनुअली करते हैं, गिटहब यूज नहीं करते, तो समटाइम ऐसा होता है कि कोड में इतनी ज्यादा चेंजेस हो जाती हैं या फिर वो पूरे का पूरा आपका कोड खराब हो जाता है, तो आपको सारे का सारा कोड डिस्कार्ड करना पड़ता है। लेकिन गिटहब का फायदा ये भी है कि आपका जो फाइनल प्रीवियसली आपने जो फाइनल कोड किया हुआ है वो आपका सेफ साइड पे रहेगा। जी ज़ोएब, आपको कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी मेरा क्वेश्चन था, अपने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने टूल्स के बारे में बताया था। जी जी। तो मुझे मतलब एक नॉर्मल एप्लीकेशन बनानी तो आती है, उसे फ्री में डिप्लॉय कैसे करना है वो भी आता है, लेकिन जो आगे प्रोसेस होता है कि उस पे हम गूगल एडसेंस लगाना होता है, और वो जो आगे मतलब सारा प्रोसेस होता है उसका आइडिया नहीं है कि वो कैसे हम इनेबल करते हैं। सही है। अच्छा, गूगल एडसेंस बेसिकली होता क्या है? गूगल एडसेंस ये होता है कि आप अगर आपका गूगल अकाउंट है तो इससे सिंपल आप गूगल एडसेंस पे साइन अप करें, तो वो आपको एक सिंपल कोड दे देंगे। ठीक है, एड्स एड्स के लिए वो कोड आपने अपनी वेबसाइट पे डिफरेंट जगहों पे प्लेस करना होता है। जैसे इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल ये जो मेरी स्क्रीन है, इसके साइड पे इस जगह पे ना, इस जगह पे मैं एक वो जो मुझे कोड मिला वो यहाँ पे मैं प्लेस कर दूँ, तो उससे क्या होगा क्या कि इस जगह पे एक ऐड शो होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब भी कोई यूजर उस पर क्लिक करेगा तो उसके अर्निंग मुझे आएगी, तो उसके उसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे जो कि मेरे गूगल एडसन के अकाउंट में आएंगे। तो बड़ा सिंपल है, जो भी आपको कोड मिलेगा गूगल एडसन का जो कि अपने अपनी वेबसाइट में प्लेस करना है, तो आपने सिंपल उस कोड को कॉपी करके इधर ही आपने कमांड देनी है कि वी नीड टू ऐड दिस गूगल एडसन कोड इन माय वेबसाइट, और उसके साथ लोकेशन बता देंगे किस लोकेशन पे, वो सिंपल उसको प्लेस कर देगा। दैट्स इट। एंड सर वो फ्री होस्टिंग पे भी हो जाती है, मतलब हम जैसे फ्री होस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट्स को, उसमें भी लगा सकते हैं या बाय करनी पड़ती है डोमेन एंड होस्टिंग? नहीं, फ्री होस्टिंग पे भी हो जाता है, फ्री होस्टिंग पे भी कर सकते हैं उसको, ऐसा मसला कोई नहीं है।
सही है? जी शुक्रिया। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको बंद करते हैं सर्वर को। अब क्योंकि हमने इसमें नई लाइब्रेरीज ऐड हुई हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें तो ये एक नई लाइब्रेरी ऐड हुई है और फॉन्ट्स वगैरह ऐड किए हैं। तो अब हमें यहाँ पे npm सॉरी npm i डैश फोर्स करना पड़ेगा ताकि नए पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएं। अच्छा, मैंने साथ फोर्स क्यों किया है? फोर्स अगर आप नहीं करते तो समटाइम पैकेजेस का आपस में कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो वो उसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होती, तो इसलिए मैं इसको फोर्स कर लेता हूँ। अब उसने पैकेज वगैरह इंस्टॉल कर दिया, हम इसको दोबारा रन करते हैं npm रन। तो उससे पहले हम इसको बिल्ड करके चेक कर लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, इसको रन करते हैं। वापस आते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। सही है जी। इसको हम ना लोकल उस पे आते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि इसने लैंडिंग पेज ऐड किया कि नहीं किया। लैंडिंग पेज में ऐड किया आई थिंक, क्योंकि हमने लॉगिन किया हुआ है शायद, इसलिए वो उसको शो नहीं करवा रहा। हम इसको साइन आउट करके चेक करते हैं। सही। अब देखें, इसने लैंडिंग पेज भी हमें ऐड कर दिया है। अब देखें आपके, ये बड़ा सिंपल सा उसने लैंडिंग पेज बनाया, लेकिन फुली प्रोडक्शन रेडी है। प्रोडक्शन रेडी से बना दिया कि उसने हमारे एप्लीकेशन के बारे में बता दिया कि ये किस तरह से वर्क करेगी, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। उसके बाद उसने साथ हमें पैकेज प्लान भी बना के दे दिया कि लोग यहाँ से पैकेज प्लान भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ में उसकी लिंकिंग वगैरह भी कर दी है कि कोई पैकेज परचेज करता है तो उसको रजिस्टर के बटन पे लेके आ रहा है। तो अगर ये चीज़ें आपको मैनुअली बनानी पड़े तो ये तो बहुत लंबा काम हो जाता है, लेकिन इसने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको सिंपली बना दिया है। आपको एसईओ को बता रहा था, तो एसईओ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सिंपल इसमें ऐड करना पड़ेगा कि ऐड लेटेस्ट एसईओ, सॉरी, लैंडिंग पेज। अब जो पुरानी चेंजेस उनको पुश कर देते हैं। अब ये हमारा पुराना कोड पुश हो गया है, और इसके बाद हम एसईओ की सेटिंग्स को अनेबल करके दोबारा उसको पुश करेंगे।
किसने क्वेश्चन पूछा है कि नेक्स्ट और नेक्स्ट जेएस सेम है? नहीं, डिफरेंट है। जो नेक्स्ट है वो एक्चुअली फ्रेमवर्क है व्यू जेएस का, जबकि जो नेक्स्ट जेएस है ये फ्रेमवर्क है रिएक्ट जेएस का। अच्छा ज़ुहैब, आपका मैंने क्वेश्चन देखा, आपने पूछा कि लॉगिन विद जीमेल कैसे करेंगे। लॉगिन विद जीमेल सिंपली आपको मैं फ्लो बता देता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा कि एक तो आपने यहाँ पे कमांड ये देनी है कि हमने इसमें जी लॉगिन विद जीमेल को एनेबल करना है। उसके बाद आपने जाना है एक मिनट, ठीक है, हमारा ये काम भी कंप्लीट हो गया। आपने सिंपली यहाँ पे कमांड देखी तो सबसे पहले इसमें लॉगिन विद जीमेल को इनेबल करना है। इसके बाद आपको जीमेल की कीज चाहिए होंगी जो कि आप इसमें ऐड करके तो उस चीज़ को फंक्शनल कर सकें। उसके लिए आपको गूगल कंसोल पे जाना होगा, गूगल डेवलपर कंसोल पे, और वहाँ जाके आपने इसको इनेबल करना है, वहाँ कीज गेट करनी है ऑथेंटिकेशन की। उसका बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि आप इसको कंप्लीट प्रॉम्प्ट दें कर्सर के अंदर कि एक तो गूगल लॉगिन विद गूगल को इनेबल करें, और दूसरा आपने इसको बताना है कि हमें साथ स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करे कि इसको इनेबल कैसे करना है गूगल क्लाउड के अंदर। तो ये आपको सात स्टेप्स भी बता देगा, लेकिन जीमेल जो है वो वर्क करेगी जब आप इस प्रोजेक्ट को लाइव करेंगे, लोकल पे वो वर्क नहीं करेगी। सही है जी। तो अब ये देखें कि इसने एसईओ इनेबल कर दिया है। इसके अंदर आप एसईओ को टेस्ट कैसे करेंगे, और दोबारा इसके लिए हमें इसको स्टॉप करना होगा, npm आई करना होगा। अगर इसने कोई पैकेज इंस्टॉल किया, आई थिंक कोई ना कोई पैकेज हुआ होगा शायद इंस्टॉल। ठीक है जी, npm रन बिल्ड करेंगे ताकि नई बिल्ड क्रिएट हो जाए। वैसे तो npm रन बिल्ड ना भी करें तो ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों की ये चीज़ आप लोगों की प्रैक्टिस में लेके आ रहा हूँ। समटाइम ऐसा होता है कि बिल्ड का कोई ना कोई मसला आ रहा होता है, लेकिन आप बार बार npm रन करके पेज रिफ्रेश कर रहे होते हैं और वहाँ पे कोई ना कोई एरर आ रहा होता है, और वो आपको समझ नहीं आती कि कैसे रिजोल्व होगा। तो उसका बेस्ट वे ये है कि आप बिल्ड बना के चेक करें। अगर बिल्ड में कोई एरर आपको मिलता है तो वो एरर मैसेज आपने कॉपी करके कर्सर को ही देना है, और वो उस इशू को भी रिजोल्व कर देगा। अब देखेंगे इसमें इसने जो फाइल्स क्रिएट की है ना, इसमें एक तो है साइट मैप। अब साइट मैप क्या होता है कि एक्चुअली आपके प्रोजेक्ट में जितने भी आपके प्रोजेक्ट में राउट्स होते हैं या यूआरएल्स बनते हैं, वो सारे के सारे आप साइट मैप में ऐड कर देते हैं, और इस साइट मैप को आप गूगल को सबमिट करवाते हैं ताकि गूगल को पता चल जाए कि हमारी वेबसाइट में ये पेजेस पड़े हुए हैं। इसके बाद रिपोर्ट्स डॉट टी एस फाइल है, रिपोर्ट्स डॉट टी एक्स की फाइल। तो ये फाइल क्या करती है, ये फाइल बेसिकली इस फाइल के अंदर आपकी प्रोडक्ट की सेटिंग्स होती हैं कि किस चीज़ को कहाँ पे अलाउ करना है, नहीं अलाउ करना। इसमें प्राइवेसी से रिलेटेड आप चीज़ें सेटिंग्स ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा ये ओपन ग्राफ इमेज होता है, उसको ओजी इमेज कहते हैं। ओजी इमेज बेसिकली क्या होता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर पब्लिक में जाके सोर्स, यहाँ पे एक पब्लिक का फोल्डर बना के ना, उस फोल्डर के अंदर आपने एक इमेज प्लेस करना होता है, कोई भी पोस्टर इमेज, और आपने अपनी वेबसाइट के अंदर बता देना होता है कि मेरा ये वाला इमेज है। तो जब भी कोई यूआरएल आप किसी सोशल मीडिया पे पेस्ट करेंगे ना, जैसे व्हाट्सएप पे करते हैं, लिंक्डइन पे करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, तो आपकी वेबसाइट का वो जो इमेज आपने ऐड किया ना वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एज अ प्रीव्यू आ जाएगा। तो ये ओजी इमेज होता है। ये सारी सेटिंग्स अपनी एसईओ में ऐड करनी होती है। फिलहाल मैंने इसकी बेसिक सेटिंग कर दी है, और अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। npm run dev, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने चेक करना है कि इसमें एसईओ इनेबल हुई है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्यू पेज सोर्स करना पड़ेगा। व्यू पेज सोर्स करने के बाद हम इसमें चेक करेंगे कि मेटा से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं कि नहीं। ठीक है, मेटा से रिलेटेड चीज़ें ऐड है, मेटा डैश
कीवर्ड्स, अभी देखिए इसने कीवर्ड्स, मेटा कीवर्ड इसने ऐड किए हैं, ठीक है, ये इसने कीवर्ड्स ऐड कर दिए हैं कि कोई बंदा गूगल पे जाके अगर टास्क मैनेजमेंट सर्च करता है तो हमारी वेबसाइट शो होनी चाहिए, टीम प्रोडक्टिविटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टू डू ऐप, टास्क ट्रैकर, वर्क मैनेजमेंट, टीम कोलैबोरेशन, इस तरह के कोई कीवर्ड सर्च करता है गूगल पे जाके तो हमारी वेबसाइट जो है वो सबसे पहले सर्च में आएगी। तो ये हमने एक्चुअली अपनी वेबसाइट के अंदर एसईओ को इनेबल कर दिया है, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट के अंदर अब दोबारा चीज़ों को रिवाइज करते हैं कि क्या क्या हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि एक एम्प्टी फोल्डर क्रिएट किया, उसको हमने कर्सर में ओपन कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि उस कर्सर के अंदर हमने कमांड दी कि ये हमें टास्क मैनेजमेंट से रिलेटेड एक एप्लीकेशन चाहिए, उसने वो सारी एप्लीकेशन बना के दे दी। इसके बाद हमने मोंगोडीबी में एक डेटाबेस क्रिएट की, उस डेटाबेस का यूआरएल हमने अपने .env के अंदर ऐड कर दिया और उसके बाद हमारी डेटाबेस कनेक्ट होगी इसके साथ। साथ ही हमने गिटहब के अंदर एक नई रेपो क्रिएट कर ली और अपने प्रोजेक्ट के कोड को उसमें ऐड कर दिया, कॉन्फ़िगर कर दिया। और उसके बाद हमने रिसेंट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर दिया और रिसेंट की जो एपीआई की थी वो भी इसके अंदर ऐड कर दी ताकि हम ईमेल्स भी सेंड कर सकें जब भी कोई यूजर साइन अप करे तो साथ वेलकम की ईमेल सेंड हो। और उसके बाद हमने अपने टास्क मैनेजमेंट की एप्लीकेशन का डिज़ाइन इंप्रूव किया, साथ ही हमने इसमें लैंडिंग पेज ऐड कर लिया और उस लैंडिंग पेज के अंदर हमने एसईओ को भी इनेबल कर दिया। और ये हमारा आज का प्रोजेक्ट था। अब इसको दोबारा लॉगिन करके चेक कर लेते हैं कि हम लॉगिन कर रहे हैं कि नहीं कर रहा। तो हमारा लॉगिन साइन अप बिल्कुल वर्क कर रहा है। अब इसमें क्या होगा कि हमने क्रेडिट बनाया है यूजर बेस्ड, मतलब ये कि जो भी यूजर इसमें साइन अप करेगा, लॉगिन करेगा, उसको अपना अपना अपने अपने टास्क नजर आएंगे, अपना अपना डेटा नजर आएगा। तो यहाँ तक था। अब ये जो प्रोडक्ट है, इतनी प्रोडक्ट भी हमारी प्रोडक्शन के लिए रेडी है कि हम इसको एज अ टूल पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन इसमें अभी पेमेंट्स को हमने इनेबल नहीं किया। पेमेंट्स को इनेबल करने के लिए हमें इसमें स्ट्राइप ऐड करना पड़ेगा। आप अपने तौर पे एक स्ट्राइप को जरा देखिएगा, फिर इंशाल्लाह इसकी भी हम इंटीग्रेशन करेंगे कि अगर हमारी वेबसाइट पे आके कोई पेमेंट्स करना चाह रहा है, पैकेजेस परचेज करना चाह रहा है तो वो कैसे होगा। तो इसके लिए आपने stripe.com को व्यू करना है, इसको ज़रा देखना है कि किस पर्पज़ के लिए होती है एज अ थर्ड पार्टी। तो इसके ज़रिए फिर इंशाल्लाह हम स्ट्राइप की इंटीग्रेशन भी करेंगे। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है कोई भी तो आप लोग अपने डिस्कस कर सकते हैं। कोई सजेशन है नेक्स्ट क्या होना चाहिए इसके अंदर तो हम उसको भी देख सकते हैं। स्टूडेंट पैक ऑफ कर्सर डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, जैसे इनके इवेंट्स होते हैं कर्सर के भी, आई थिंक पाकिस्तान में कोई इवेंट्स हुए हैं तो वहां से आपको इसकी फ्री क्रेडिट्स वगैरह मिल सकते हैं। लेकिन वैसे आपको साइन अप करना पड़ेगा और इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। आप वैसे जो फ्री अकाउंट है उसमें भी कुछ ना कुछ क्रेडिट्स आपको मिल जाते हैं जिनको यूटिलाइज कर सकते हैं आप छोटी मोटी एप्लीकेशन बनाने के लिए। आप लोग ये काम करें, खाली कर्सर को यूज ना करें बल्कि कर्सर के अलावा आप क्लाउड भी साथ रखें, साथ आप रैपलेट भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा साथ आप और भी जो भी फ्री टूल्स हैं ना एआई के वो साथ यूज करें। तो अगर एक के क्रेडिट एक्सपायर हो गया तो फिर दूसरे पे स्विच कर जाए, दूसरे के एक्सपायर हो गया तीसरे पे स्विच कर जाए। लेकिन सबसे बेस्ट यही होता है कि आप एक पेड टूल ले लें, कर्सर को पेड करवा लें, $20 पर मंथ है और बिलीव मी के ये इन्वेस्टमेंट आपकी ज़ाया नहीं होगी। ठीक है जी, सेशन एंड करते हैं और अभी स्टिल अगर किसी का क्वेश्चन है कोई सजेशन है तो आप पूछ सकते हैं और फर्दर आप लोग फीडबैक दीजिएगा ग्रुप में कैसा लगा ये सेशन, कोई लर्निंग हुई है कि नहीं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।